Case study based question number 1 is on traffic light signal. In our daily life, we all see traffic lights. Daily life में हम सभी के सभी traffic lights देखते हैं while crossing the roads. ये lights होती हैं red, green and yellow. A traffic controller set the timings of a traffic lights in such a way that all lights are not green. कहता है जो ट्रैफिक जो कंट्रोलर है वो टाइमिंग्स को से ट्रैफिक लाइट्स के टाइमिंग्स को इस तरह सेट किया गया है कि सारी की सारी जो ट्रैफिक लाइट्स है एक टाइम पर ग्रीन नहीं होंगी, स्पेशली इन द रश आवर. इट मे क्रिएट प्रॉब्लम इन आर. अगर ऐसा हो जाएगा तो इससे प्रॉब्लम हो जाएगी बिकॉज लाइट्स आर फॉर फ्यू मिनट्स ओनली. So he take the timings of a nearby places in a same area and calculate 1 centimeter of all traffic stops, and he easily manages the traffic by increase the duration or set at a different times. So there are two traffic lights on a particular highway. two traffic lights की बात हो रही है which shows green light on a time 90 seconds और दूसरा टाइम कितना दिया गया है 144 seconds respectively. तो आपके पास दो टाइमिंग्स दिए गए हैं. एक टाइमिंग्स आपको ग्रीन लाइट का कितना दिया गया है 90 सेकेंड्स और दूसरा आपको कितना दिया गया है 144 सेकेंड्स. ये आपको दो टाइमिंग्स दिए गए हैं. नाउ इसके बेस पर हम क्वेश्चन सब पार्ट से हमारे हम डिस्कस करेंगे. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एचसीएफ बिटवीन टू ग्रीन लाइट्स. जो आपको ग्रीन लाइट्स की जो टाइमिंग्स दी गए हैं उनका हमें क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है. सो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हमें जो टाइमिंग्स जो दिए गए हैं कौन कौन से टाइमिंग है, जो 90 सेकेंड्स है और जो 144 जो सेकेंड्स है, इनके हम क्या निकालेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे यूजिंग अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 90 है हमारा फर्स्ट टाइमिंग और दूसरा क्या है हमारा 144. सो स्टार्टेड फ्रॉम टू से हमेशा जब भी हम फैक्टर्स बनाते हैं तो स्मॉलेस्ट नंबर से बनाते हैं. 2 4 द 8, 2 5 द 10, then 3 1 the 3, 3 5 the 15, then 5 3 the 15. Again on the table of 3, 3 5 the 15, then 5 1 the 5. Next 2, 2 7 the 14, 2 2 the 4, 2 3 the 6, 2 6 the 12. Again on the table of 2, 2 1 the 2, 2 8 the 16, 2 9 the 18. Then a table of 3, 3 3 the 9 and 3 1 the 3. So these are the factors. So 90 के factors क्या आ गए? What are the factors of 90? 2 into 3 into 3 into 5. These are the factors. That is 2 into 3 square. क्योंकि 3 क्या हो रहा है 2 टाइम्स अक्कर कर रहा है तो बेस से मैं तो पावर्स ऐड हो जाती है 5. और 144 के आपके क्या फैक्टर्स आए हैं 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू. 4 टाइम्स आ रहा है 2 अक्कर कर रहा है एंड इंटू 3 इंटू 3. सो दैट इज 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 रेज टू द पावर 2. सो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है एचसीएफ फाइंड आउट करना है. तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है जो कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर उसकी स्मॉलेस्ट पावर को चूज करना. मीन्स अगर हम डिफाइन करें व्हाट इज एचसीएफ, सो डेफिनेशन होती है एचसीएफ मीन्स स्मॉलेस्ट पावर आपको चूज करनी होती है, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर. सो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी जो स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, यहाँ पर देखो कॉमन वन की कितनी है स्मॉलेस्ट 2. सो एचसीएफ हम फाइंड आउट कर रहे हैं टू नंबर्स का, दैट इज 90 एंड 144 विच इज इक्वल टू इन दोनों में कॉमन 2 आ रहा है और 2 की जो छोटी पावर कितनी है 1 वाली. यहाँ पर क्या है 3 भी कॉमन आ रहा है और 3 स्क्वायर दोनों में कॉमन है, छोटी एक सेम पावर है. सो 2 इंटू 9 ये हमारे पास आंसर आ गया. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे विच इज इक्वल टू 2 3 3 द 9. सो आंसर इज 18. तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया 18. सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट. नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट में एलसीएम फाइंड आउट करना है. व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द एलसीएम. तो एलसीएम क्या होता है, फैक्टर्स तो हमने बनाए हुए हैं. एलसीएम का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द नंबर. इन्वॉल्व इन द नंबर मीन्स इसमें कॉमन वन हम चूज नहीं करते, वो जिसकी ग्रेटेस्ट पावर वाला है वही हम नंबर चूज करते हैं. सो अगर हम यहाँ पर एलसीएम देखें तो एलसीएम हमारा क्या बनेगा, एलसीएम इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम बात करें 2 और यहाँ पर 2 रेज़ टू द पावर 4 तो बड़ी पावर कितनी है 2 रेज़ टू द पावर 4. 3 स्क्वायर सेम पावर है 3 स्क्वायर. 5 के साथ क्या है एक कोई और पावर वाला नहीं है मीन्स 5 एक ही फैक्टर है इनटू 5.
तो 2 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट वी गेट 16 एंड 3 3 द 9 इंटू 5। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा? सो आवर एलसीएम इज 720। 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 5 से 16 इंटू 45 मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट यू गेट 720। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा? 720। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट इज सी पार्ट इज फैक्टर ट्री इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द फैक्टर। जो ट्री है किसके लिए यूज होता है? आपने देखा है इन क्वेश्चंस भी इस तरह से, अगर 72 के फैक्टर्स बनाने हैं, 9 इंटू 8, 9 8 द 72, 10 3 3 द 9, इस तरह से फैक्टर्स बनते हैं। 4 2 द 8 मीन्स इस तरह फैक्टर ट्री बनता है। वो किसके लिए यूज होता है? एचसीएफ। सो फैक्टर ट्री किसके लिए यूज होता है? एचसीएफ को डिटरमाइन करने के लिए। नेक्स्ट इज डी पार्ट। सो आवर डी पार्ट इज आइडेंटिफाइंग द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है। तो आपको पता ही है क्या करेक्ट ऑप्शन है? एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आपने ऐसा स्टडी किया है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मीन्स कोई भी दो नंबर्स हैं, एचसीएफ किसी दो नंबर्स का मल्टीप्लाई बाय एलसीएम टू नंबर्स विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। स्टडी किया? So option number 4 is the correct option. If you see here, HCF of two numbers into LCM of two numbers is equal to product of two numbers. Next E part is a number which do not have any factor other than 1. ऐसा number जिसका 1 के अलावा कोई factor नहीं बनता. A number which do not have any factor other than 1. So coprime, prime, coprime और prime और none of the above. लेकिन इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो किससे डिविजिबल होते हैं? 1 और इटसेल्फ। वो नंबर जो किससे डिवाइड होते हैं? 1 और इटसेल्फ। अब कोप्राइम नंबर क्या होता है? उसके लिए एक एग्जांपल है, 5 and 9 are two numbers here. Factors of 5 are 1 and 5 and factors of 9 are 1 3 9। मीन कौन कौन से टेबल पे जाते हैं नंबर्स। सो अगर हम देखें इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 1 दोनों में कॉमन है, तो ओनली फैक्टर दैट इज कॉमन टू बोथ 5 and 9 इज 1। दैट मीन्स 5 and 9 आर को प्राइम। सो यहाँ पर कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? अ नंबर विच डू नॉट हैव एनी फैक्टर अदर देन 9 इज को प्राइम नंबर। कौन सा होगा? को प्राइम नंबर। Yesterday based question number 2 is on parabolic path. A car moves on a highway. एक कार है वो हाईवे पर चल रही है. The path traced by the car is shown below. जो पाथ दो कार ने ट्रेस किया है वो इस शेप का है, आपको दिख रहा है. The pattern of the path traced in the shape of parabola. जो कार ने जो पैटर्न फॉलो किया है while moving वो किस शेप में है? पैराबोलिक इन शेप. In mathematical form, the given path followed by the polynomial expression in the form this. ये आपको polynomial expression दिया गया है, means जो कार ने जो path trace किया है उसको एक polynomial expression की form में लिखा है और ये polynomial expression इस टाइप से है. Now based on this, question number 1 is what is the shape of the curve CDE? CDE ये जो shape है CDE ये किस shape में है? आपको दिख रहा है, आपको question में भी given है. It is parabolic in shape. So what is the right answer? Option number 1. It is parabolic in shape. Next is if the shape of the curve ABC is represented by x square minus 7x plus 12. Means जो आपको कर्व दी गई है ABC उसका आपको जो पाथ है किससे रिप्रेजेंट किया गया है? एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन से, और उसकी आपको क्या फाइंड आउट करनी है? जीरोस फाइंड आउट करनी है. ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया गया है, लेट P of x is equal to x square माइनस 7x प्लस 12 ये है. अब इसके हम क्या फाइंड आउट करेंगे? पहले हम फैक्टर्स बनाएंगे. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1. कुछ नहीं है तो 1 है. a और b क्या होता है पोलिनोमियल एक्सप्रेशन? अगर हम जनरल बात करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. a और c को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं. a और c को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा, अब यहाँ पर 1 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 12 आ रहा है. मीन्स ऐसा नंबर हमें चूज करना है जिसको मल्टीप्लाई करके तो क्या आना चाहिए? ऐसे 2 नंबर्स हमें चूज करने होते हैं फैक्टर्स बनाने के लिए, जिसको मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए. लेकिन उसको ऐड करके क्या आना चाहिए या सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए. सो 4 और 3 2 नंबर्स हैं. अगर 4 में मैं ऐड कर दूंगी 3 तो क्या आ जाएगा? 7 आ रहा है, सेंटर वाला नंबर आ रहा है. और अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई करूंगी 3 से तो क्या आ रहा है? 12 आ रहा है. दैट मीन्स 4 और 3 आर 2 नंबर्स. यही है आपके 2 नंबर. सो हाउ वी मेड द फैक्टर्स? तो फैक्टर्स हम कैसे बनाएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 प्लस 3 एक्स और साथ में क्या है? 12.
ओपन करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस माइनस माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 12। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x, x माइनस 4। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? माइनस 3x। माइनस बाहर आ गया, जब माइनस साइन हम बाहर लेते हैं तो नेगेटिव वाला क्या हो जाता है? पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाला हम क्या ले लेते हैं? नेगेटिव। अब ये क्या था? नेगेटिव था तो क्या हो गया? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12/4 से। अब देखो यहाँ पर जो ब्रैकेट में जो दोनों जो हमारे पास ये नंबर्स हैं, ये क्या है? सेम है। इसका मतलब जो हमने जो नंबर चूज किए हैं 4 और 3, वो क्या है? करेक्ट है। नाउ एक क्या बन गया आपका फैक्टर? x माइनस 3, और दूसरा क्या है आपका? x माइनस 4। तो इसका मतलब आपके पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई? x माइनस 3 और सेकेंड इज x माइनस 4, ये आ गई। लेकिन आपको तो क्या फाइंड आउट करने हैं? जीरोस फाइंड आउट करने हैं। सो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर फाइंडिंग जीरोस आपको ये जो पोलिनोमियल है इसको किसके इक्वल पुट करना पड़ेगा? जीरो। पी ऑफ एक्स को किसके इक्वल पुट कर देंगे? हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे। पी ऑफ एक्स मीन्स इसकी वैल्यूज एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब एक्स माइनस 3 भी जीरो के इक्वल होगा और एक्स माइनस 4 भी किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? इधर नेगेटिव, इधर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और ये भी नेगेटिव, इधर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब आपकी 2 जीरोस क्या आ गई? 3 एंड 4। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट ऑप्शन। अगर आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, आप 3 को पूरी इक्वेशन में, पोलिनोमियल इक्वेशन में पुट करके देखिए, वो जीरो आ जाएगी। 3 स्क्वेयर माइनस 7 3 प्लस ऑफ 12, 3 3 द 9 माइनस 21 प्लस 12, 9 प्लस 12 इज 21 माइनस 21 इज इक्वल टू जीरो। मीन्स जीरोस का मतलब क्या होता है? ऐसी वैल्यू जो हम पूरी की पोलिनोमियल में पुट करें और हमारे पास आंसर क्या आ जाए? जीरो। क्लियर? नेक्स्ट इज C part. C part is the part traced by the car whose zeros are 2 and minus 4. अब जो कार ने जो पार्ट ट्रेस किया गया है उसके आपको जीरोस गिवन है। जीरोस गिवन है मीन्स आपको दो अल्फा और बीटा, सपोज उसकी जीरोस है। अल्फा की वैल्यू गिवन है 2 और बीटा की आपको वैल्यू गिवन है दैट इज माइनस 4। आपको क्या निकालना है? पॉलिनोमियल इक्वेशन निकालनी है। क्या फाइंड आउट करनी है? पॉलिनोमियल इक्वेशन बनानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कैसी होती है पॉलिनोमियल इक्वेशन? मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है? एक तरह से आपको इक्वेशन ऑफ क्या फाइंड आउट करनी है? कर्व फाइंड आउट करनी है। कर्व की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो जनरल क्या होता है? एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ जीरोस एक्स, जो पोलिनोमियल जो आपके पास वेरिएबल चल रहा है, प्लस अल्फा बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा क्या है आपके पास? 2, बीटा क्या है? प्लस माइनस ऑफ 4, x plus alpha beta that is product of zeros, that is 2 into minus 4. So x square minus plus minus minus of x plus 4 to the 8 and plus minus is minus, क्योंकि माइनस का साइन है यहाँ पर। क्लियर? सो एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 8, एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ 8, ये आ गया आपके पास। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज योर करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो ये आपकी क्या आ गई? इक्वेशन ऑफ कर्व। नेक्स्ट इज द गिवन पाथ इज शोन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है? ये जो एक्स वाई होती है यही होती है कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्स डैश वाई डैश, यहाँ पर पॉजिटिव आती हैं वैल्यूज, यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज एक्स की, यहाँ पर भी क्या आती है? वाई की नेगेटिव वैल्यूज। ये होती है कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स वाई प्लेन, विच इज शॉन बिलो। आपको दिया गया है, ये आपको दिया गया है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द कर्व। आपको इसकी जीरोज फाइंड आउट करनी है। वट यू हैव टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। और नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करने के लिए क्या है? आपको पता है जो कर्व है इंटरसेक्ट करती है। आपको अगर नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करनी है और आपको कर्व दी गई है तो दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड दैट कर्व इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट हाउ मेनी पॉइंट्स। आपको सिर्फ ये देखना है एट हाउ मेनी पॉइंट्स। मीन्स जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है। सो चेक करते हैं कौन कौन से पॉइंट्स है हमारे पास। 1 पॉइंट इज दिस, ये एक्स एक्सिस है आपकी, यहाँ पर कट कर रहा है 1 पॉइंट। सेकेंड ये भी एक्स एक्सिस है 2, सेकेंड दिस पॉइंट, सेकेंड 4। तो दैट मीन्स कितनी नंबर ऑफ जीरोज होगी? 4। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज योर करेक्ट ऑप्शन। मीन्स नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करनी है और आपको कोई कर्व दी गई है तो आपको क्या देखना है? जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट कर रही है, वही आपके क्या होंगे? नंबर ऑफ जीरोस। नेक्स्ट लास्ट पार्ट इज
If a path ABC traced by a car in above equation is represented by x square plus 8x plus 15. कहते हैं जो पाथ है जो ABC, तो इस तरह से आपको जो पाथ दिया गया है इन फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पर ये देखो ABC पाथ दिया गया है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, इज रिप्रेजेंटेड बाय द एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15. एक आपको इक्वेशन दी गई है, यू हैव टू फाइंड, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, जी और एफ के बीच में क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है. जी और एफ के बीच में क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. ये जो आपकी कर्व है जी और एफ, आपको इनके दोनों के बीच में क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले जो भी आपको पोलिनोमियल इक्वेशन दी गई है, हम इसको कुछ ना कुछ लेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, ये आपकी पोलिनोमियल इक्वेशन थी. अब इसके हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे. फैक्टर्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स के जो आगे वाला जो कोफिशिएंट है कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1, तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 15 इज 15, ये आ गया 15. अब आपको ऐसे टू नंबर्स चूज करने हैं, यू हैव टू चूज टू नंबर्स. जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता कि कैसे फैक्टर्स बनाते हैं, चूज टू नंबर्स इन सच अ वे, ऐसे टू नंबर्स चूज करना है जिसको मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 15 ही आना चाहिए. मल्टीप्लाई करके 15 आना चाहिए, लेकिन उसको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए. तो कौन से दो नंबर्स हो गए, 5 एंड 3. 5 एंड 3 आर टू नंबर्स. देखो 5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ रहा है, और 5 को हम ऐड करेंगे 3 से तो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है. क्लियर. सो एक्स स्क्वायर प्लस 8 को कैसे लिख सकते हैं हम, 5 प्लस 3, और बाहर क्या है, x प्लस ऑफ 15. ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15. नेक्स्ट इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 15 प्लस ऑफ 3x प्लस 5 कॉमन आ रहा है, 3 5 द 15, दोनों अंदर के फैक्टर सेम आ रहे हैं. इसका मतलब जो नंबर हमने चूज किया दैट आर करेक्ट नंबर्स, विच इज इक्वल टू, एक फैक्टर क्या आ गया, x प्लस 3 और दूसरा क्या बन गया, x प्लस 5. अब हम क्या करेंगे, इसकी जीरोस फाइंड आउट करेंगे. जीरोस फाइंड आउट करने के लिए अभी आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, दैट इज x प्लस 3, x प्लस 5 किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल. इसका मतलब x प्लस 3 भी जीरो के इक्वल और x प्लस 5 भी किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर पॉजिटिव है, इधर कैसी हो जाएगी, नेगेटिव. सिमिलरली इधर पॉजिटिव है, इधर कैसी हो जाएगी, नेगेटिव. तो हमारे पास x की क्या वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू -3 एंड -5. तो हमारे पास x की वैल्यूज आ गई, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें तो डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जी और एफ के बीच में. तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन जी एंड एफ. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स की क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, हाथ में एब्सोल्यूट ये साइन लगाएंगे, -5 -3. तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 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 प्लस ऑफ 3, ये क्या आ जाएगा, -2, क्योंकि बड़े नंबर के आगे कौन सा साइन है, माइनस का. तो एब्सोल्यूट साइन से जो बाहर आएगा क्या आ जाएगा, नेगेटिव. तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, और अगर पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही एज इट इज बाहर आता है. क्लियर. सो ये क्या आ जाएगा आपका 2. सो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट ऑप्शन. Case study based question number 3 is on tree plantation to control pollution. The class 10 students of a secondary school in Krishnanagar have been allotted a rectangular plot of land for this gardening activity. जो क्लास 10 के जो स्टूडेंट्स हैं सेकेंडरी स्कूल के जो कृष्णा नगर में हैं, उन स्टूडेंट्स को क्या दिया गया है, गार्डनिंग के लिए एक प्लॉट दिया गया है जो कि किस शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का. रेक्टेंगुलर शेप का है, दैट मीन्स उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, लेंथ भी होगी और उसकी क्या होगी, ब्रेथ भी होगी, मीन्स लंबाई भी होगी और क्या होगी, चौड़ाई भी होगी. सैपलिंग ऑफ गुलमोहर आर प्लांटेड ऑन द बाउंड्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर. जो सैपलिंग है गुलमोहर की, उसको इस तरह से प्लांट किया गया है, कहाँ पर, वन डिस्टेंस की उसको दूरी पर लगाए गए हैं, प्लांट किए गए हैं, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से. देर इज अ रेक्टेंगुलर ग्रेसी लॉन इन द फिग प्लॉट एज शॉन इन द फिगर. यहाँ पर आपको दिख रहा है एक रेक्टेंगुलर ग्रेसी लॉन दिख रहा है इन अ फिगर. The students sowing seeds of flowering plants on the remaining area of the plants. जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या किया, सीड्स को सोइंग की है, बीजे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स की जो सीड है उनको बोया है ऑन द रिमेनिंग एरिया ऑफ द प्लॉट. अब आपको दिख रहा है ये आपका जो है रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हैं आपको, QRPS, दैट इज PQRS. ये रेक्टेंगुलर प्लॉट आपको दिया गया है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट आपको दिया गया है इन द फॉर्म ऑफ PQRNS, PQRS
एस, हम इनके क्या फाइंड आउट करेंगे, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। सो कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, कैसे लिखते हैं हम कोऑर्डिनेट्स, इन द फॉर्म एक्स वाई, पहले एक्स के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं और बाद में वाई के कोऑर्डिनेट्स आते हैं। अब यहाँ पर देखो क्यू, पहले हम क्यू के फाइंड आउट करते हैं, एक्स से कितने डिस्टेंस पर है ये, 2 डिस्टेंस पर। सो एक्स के क्या कोऑर्डिनेट हो गया 2 कोमा, वाई के क्या कोऑर्डिनेट है, वाई से कितने डिस्टेंस, ये आपकी एक्स एक्सिस है, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, ये आपकी क्या है वाई एक्सिस है। तो वाई से कितने डिस्टेंस पर है, अगर हम देखें तो 3 पर। सो आपकी इस तरह से आपको किसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए, क्यू के। नाउ हम आर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं, एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस की दूरी पर है 6 और वाई एक्सिस से 3। नेक्स्ट एस के कोऑर्डिनेट्स, एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस की दूरी पर है 6 और वाई एक्सिस से भी 6 से। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस की दूरी पर है 2 और वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस की दूरी पर है 6। तो आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए, पी के कोऑर्डिनेट्स है 2 6, आर एक्स क्यू के कोऑर्डिनेट्स है 2 3, नेक्स्ट आर के कोऑर्डिनेट्स है 6 3 और एस के कोऑर्डिनेट्स भी आपको गिवन है 6 6, हमने फाइंड आउट कर ली। नाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चंस। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू एंड एस आर, आपको क्या फाइंड आउट करने, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं क्यू और एस के। तो हमने अभी भी फाइंड आउट किए, क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास 2 1 3, क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड आउट किए 2 1 3 और आपको किसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं एस के। क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए आपने 2 3 और एस के कोऑर्डिनेट्स क्या आए हमारे 6 6 6 आपके पास यहाँ से क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए, आपने फाइंड आउट किए, क्यू के कोऑर्डिनेट्स आए आपके 2 3 एंड एस के कोऑर्डिनेट्स क्या आए आपके पास 6 6। नाउ व्हाट्स द आंसर, सो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट ऑप्शन। आपके क्या कोऑर्डिनेट्स है 2 2 2 3 एंड 6 6। नेक्स्ट इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिसेस ऑफ अ डायगोनल्स क्यू एंड एस। जो आपने अभी वर्टिसेस, जो पॉइंट्स आपने कोऑर्डिनेट्स पॉइंट जो आपने अभी भी फाइंड आउट किए क्यू और एस के, उनके बीच का आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपके पास सबसे पहले क्यू और एस के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। यहाँ पे भी फाइंड आउट किए थे हमने क्यू और एस के कोऑर्डिनेट्स। क्या फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर, ये आपका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। नाउ क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स हैं क्या है 2 3, ये x के होते हैं, आगे वाले x के होते हैं और लास्ट वाले कौन से होते हैं y के। तो इसका हम नाम दे देते हैं, दिस इज x1 दिस इज y1 और जो के कोऑर्डिनेट्स आए हैं आपके पास 6 6, दिस इज x2 और दिस इज y2। सो यूजिंग ऑल दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला, 6 minus x2 minus x1 that is 2 whole square plus y2 that is 6 minus y1 whole square. 6 minus 2 is 4 that is 4 square plus 6 minus 3 is 3 square. 4 4 the 16 plus 9 which is equal to under root 25. 25 है तो क्या आ जाएगा, 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, व्हाट यू गेट 5। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 5 यूनिट्स, ये हमारे पास आंसर आया। नाउ ऑप्शन नंबर सेकेंड इज आवर करेक्ट ऑप्शन। सी पार्ट इज फाइंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल पी क्यू आर एस। आपके पास जो रेक्टेंगल आपको गिवन है पी क्यू आर एस, उसकी क्या फाइंड आउट करनी है, आपको विड्थ फाइंड आउट करनी है। ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, दिस इज द विड्थ एंड दिस इज द लेंथ। ये क्या होती है, लेंथ होती है और इसको हम क्या कहते हैं, विड्थ कहते हैं। अब आपको फिगर में इस तरह से आपको रेक्टेंगल दिया गया है इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू आर एन एस। आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, इसकी विड्थ फाइंड आउट करनी है। नाउ इसकी विड्थ फाइंड आउट करने के लिए आपको पी के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट किए थे, क्या है पी के कोऑर्डिनेट्स 2 and 6 और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट किए थे, क्या फाइंड आउट किए थे 2 3, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। अब आपको विड्थ फाइंड आउट करनी है तो दैट मीन्स ये क्या है वाई एक्सिस, हमने देखने के कितनी वाई एक्सिस को ही देखेंगे, यहाँ पर एक्स एक्सिस की नीड नहीं है, हमने सिर्फ ये चीज़ देखनी है, विड्थ देखनी है। तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ की तो हमें नीड नहीं है, तो कितना बड़ा है 6 में से हम क्या कर देंगे -3 कर देंगे। सो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 -3, तो हमारे पास कितनी आ गई 3। तो ये हमारे पास क्या आ गई, रेक्टेंगल की विड्थ आ गई। इस तरह से भी हम देख सकते हैं विड्थ रेक्टेंगल की, किस तरह से आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ से स्टार्ट है, अगर हम इसके ब्लॉक्स काउंट कर ले तो ये क्या, फर्स्ट ब्लॉक 1 2 3, तो ये क्या हो गया हमारे पास 3, उसकी क्या होगी हमारे पास विड्थ होगी। डी पार्ट इज
इफ द पॉइंट G divides the line QR in the ratio 1:2, then find the coordinates of G. एक लाइन दी गई है आपको, कौन सी लाइन है उसका नेमिंग आपको गिवन है Q, R। ये QR आपको एक लाइन दी गई है और उस पूरी की पूरी लाइन को एक G पॉइंट ने क्या किया है, कट किया है। और कितनी रेशो में कट किया है, 1:2 में उसको क्या कर दिया है, कट कर दिया। अब आपको पता है Q और R, आपने अभी भी उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए थे। Q और R के, Q के क्या थे 2, 3 और R के कितने थे 6, 3। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द कोऑर्डिनेट्स 2, 3 एंड 6, 3 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R। अब यहाँ पर आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आपको क्या फाइंड आउट करनी है, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में होंगे, x और y की फॉर्म में होंगे, कोऑर्डिनेट्स x और y की फॉर्म में होंगे। दिस इज सपोज टू बी, दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2, दिस इज रेशियो है तो इसको हम नाम दे देते हैं m1 एंड दिस इज m2, दिस इज m2। ना हम इसके लिए क्या अप्लाई करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हमें क्या कहता है, अगर ए एक लाइन है और उसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो क्या है, ए बी है, उसको एक पी पॉइंट कट कर देता है और कितनी रेशो में, m1 रेशो m2 में कट कर देता है, तो हम x और y की वैल्यूज़ को कैसे फाइंड आउट करते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन रेशियोज़ का क्या करते हैं, हम सम करते हैं। सेम इसी तरह हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, हम जी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन हम क्या करेंगे, रेशियोज़ का क्या कर देंगे, सम करेंगे। नेक्स्ट m1, जहाँ पर अब आपका x2 है उसकी जगह क्या आ जाएगा, y2 प्लस m2 y1 अपॉन रेशियोज़ का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सम हो जाएगा। क्लियर। नाउ यूज ऑल दिस वैल्यूज, सारी की सारी वैल्यूज अप्लाई कर दें यहाँ पर। m1 x2, व्हाट इज x2 हेयर इज 6 और m1 आपका क्या है 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस m2 क्या है आपका 2, x1 की वैल्यू क्या है आपके पास 2 अपॉन रेशियोज का सम दैट इज 2 प्लस 1 कोमा m1 क्या है हमारी रेशियो 1, y2 क्या है हमारे पास 3 की वैल्यू है 3 प्लस m2 दैट इज 2 एंड y1 क्या है हमारे पास, यहाँ पर भी 3 है, प्लस रेशियोज का क्या हो जाएगा सम। नेक्स्ट इज 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट वी गेट 6, 2 टू द 4 और नीचे क्या है आपका, दोनों को 2 प्लस 1 इज 3। नेक्स्ट 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस 3 टू द 6 अपॉन नीचे भी क्या आ जाएगा 3। नेक्स्ट ये क्या बन जाएगा हमारा, 6 प्लस 4 इज 10 अपॉन 3 एंड 6 प्लस 3 इज 9, 9/3। सो 3 3 द 9, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 10 अपॉन 3, 3। तो आपके पास किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, जी के कोऑर्डिनेट्स। So option number second is our right option. Find next is E part is find the area of a rectangular field PQRS। आपको जो रेक्टेंगल है उसका क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हाउ वी फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, हम ब्रेथ से मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ व्हाट इज लेंथ, लेंथ क्या होती है, अभी आपको बताया था, ये जो पार्ट होता है ऐसे लंबाई। तो लेंथ क्या है, अगर हम नॉर्मली अगर हम इसकी ब्लॉक्स अगर काउंट कर दें, यहाँ से स्टार्ट है 2 पॉइंट से यहाँ तक हम इसके ब्लॉक्स काउंट करें तो कितनी हमारी लेंथ हो जाएगी 1 2 3 4। तो 4 तो क्या होगी हमारी लेंथ, और हमने अभी भी उसकी विड्थ फाइंड आउट की थी दैट इज ब्रेथ 1 2 3। सो लेंथ हमारी कितनी है 4 है और ब्रेथ हमारी कितनी है 3। So 4 into 3 is 12. That is 12 square units. So option number third is your correct option. Based question number 4 is from circles. आपका जो NCERT का जो चैप्टर नंबर 10 है उससे रिलेटेड हम एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे। कैंपेन अबाउट डायबिटीज़ अवेयरनेस। डायबिटीज़ अवेयरनेस के लिए एक अभियान चलाया गया है। एज अ पार्ट ऑफ कैंपेन huge bowl with the message of awareness of a diabetes was displayed from the terrace of a tall building। एक उसके बैलून है, एक बहुत बड़ा बैलून लिया है उन्होंने, ह्यूज बैलून, उसके ऊपर एक मैसेज लिखा है अवेयरनेस ऑफ अ डायबिटीज़, और क्या लगा दिया है वो टेरेस, जो टॉल बिल्डिंग है उसके टेरेस पर उन्होंने लगाया है। इट वॉज हेल्ड बाय अ स्ट्रिंग, उसको किसी तार से बांधा है, और जो उस तार की जो लेंथ है, लंबाई है, वो कितनी है 8 मीटर ईच। ये तार है, दिस इज अ टॉल बिल्डिंग एंड ये क्या है उसकी स्ट्रिंग्स
उसको इससे बांधा गया है और इसकी जो लेंथ कितनी है आपको गिवन है 8 मीटर, विच इंक्लाइंड एट अ एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द पॉइंट, और दोनों का जो एंगल है किस पे इंक्लाइंड है उनको 60 डिग्री उनका एंगल गिवन है, वेयर इट वॉज टाइट, जहाँ पर वो दोनों इकट्ठी टाइट की गई हैं, बांधा गया है उन्हें, एज शॉन इन द फिगर। नाउ अगर हम ये जो आपको दिख रहा है जो फिगर, अगर हम उसको इस तरह से ड्रॉ करें, दिस इज अ सर्कल, दिस इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये सेंटर आपको गिवन, दिस इज सेंटर ऑफ अ सर्कल, दिस इज अ पॉइंट पी, और ये क्या है, यहाँ पर जो दो टेंजेंट्स है आपकी, दिस इज अ पॉइंट ए, दिस इज अ पॉइंट बी, दिस इज सेंटर ऑफ अ सर्कल ओ, यहाँ पर आपको दिया गया कोड दी गई, दिस इज अ कोड, इसको हम क्या बोलते हैं कोड। कोड क्या होती है, वो जो लाइन जो सेंटर ऑफ सर्कल से पास नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं कोड, और जो सेंटर ऑफ सर्कल से पास होती है उसको हम क्या बोलते हैं डायामीटर। ये आपको गिवन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम एक रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं, ज्वाइन करते हैं, और यहाँ से हमने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दे, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ की, और आपको कितने डिग्री पे दोनों इंक्लाइंड है, 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे दोनों इंक्लाइंड है। इस तरह से अगर आप फिगर देखने को अब इजी हो जाएगा, इस तरह से फिगर ड्रॉ कर ली। नाउ अब हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है इससे रिलेटेड हमारे। ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसलेस ट्राइंगल, जो ट्राइंगल ए बी सी है आपको बताना है आइसोसलेस है, स्केलर है, राइट एंगल्ड है या राइट एंगल्ड आइसोसलेस है, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा। नाउ यहाँ पर आपको जो गिवन है, क्या गिवन है, जो पी ए है, दिस इज पी ए, ये जो टेंजेंट्स है पी ए, और ये जो पी बी, ये कितनी आपको गिवन है, 8 सेंटीमीटर आपको गिवन है ऑलरेडी, लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग दिस इज 8 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर हम साथ साथ लिखते जाएंगे, गिवन है आपको कि पी ए किसके इक्वल है, पी बी के इक्वल है, और दोनों की जो लेंथ है वो आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर। क्लियर। साथ में आपको पता है जो पी ए और पी बी दोनों क्या है, टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट्स है सर्कल की, और ये दोनों क्या है, दीज आर द टेंजेंट्स ऑफ सर्कल्स, पी एंड पी बी आर द टेंजेंट्स ऑफ सर्कल्स, सर्कल। नेक्स्ट इज, नाउ हमने क्या की कंस्ट्रक्शन, हमने ओ और पी को ज्वाइन किया, ओ पी को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन किया, ये आपका था एंगल, ये ओ और पी को हमने ज्वाइन कर दिया, और जो लाइन ओ पी ने ये पूरे के पूरे इसको बाइसेक्ट कर दिया, किसको, एंगल ए पी बी, पूरा जो एंगल था ए पी बी उसको क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। मीन्स अगर पूरा ये 60 का था तो उसको हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया, तो इतना ये एंगल कितना हो गया 30, और ये एंगल भी कितना हो गया 30 हो गया। क्लियर। सो ड्रॉ, हमने ड्रॉ की एक ओपी लाइन ड्रॉ की जिसने बाइसेक्ट किया, विच बाइसेक्ट्स एंगल ए पी बी, पूरा का जो पूरा एंगल बनाया था ए बी बी, एंड परपेंडिकुलर टू कोड ए बी, और वो किसके परपेंडिकुलर है, ए बी कोड के परपेंडिकुलर है। ये ए बी जो कोड है, ये देखो यहाँ से परपेंडिकुलर है जो लाइन, ये जो ओ पी जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर है कोड के, दिस इज अ लाइन ए पी, और ये है आपका ओ पी, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती है। नाउ जब इस लाइन ने इसको कट कर दिया, इफ यू सी हेयर, अब जब ये जो ओपी जो लाइन है उसने क्या किया, पूरे एंगल को क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। अब जब बाइसेक्ट कर दिया तो एंगल जो ए पी जो हमारा जो सी है, दिस इज सपोज दिस इज अ पॉइंट सी, एक पॉइंट ले लेते हैं, सी पॉइंट है, तो ए पी सी एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, पूरा अगर 60 था तो हाफ कितना रह जाएगा 30, और ये भी हाफ कितना रह जाएगा 30 डिग्री, तो एंगल ए पी सी कितना हो गया 30 डिग्री। सिमिलरली हमने सेंटर में पी रखा, दैट मीन्स एंगल ए पी सी इज इक्वल टू 30। सिमिलरली अगर हम बात करें तो एंगल बी पी सी वो भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, हमने पी को कहाँ रखा, सेंटर में। सिमिलरली नाउ सी की अगर बात करें, एंगल सी कितना है, अब ये क्या है, दोनों एंगल सी और एंगल पी, इस तरह से आपको दिख रहा है, एंगल ए दिस इज पी, सी दिस इज पी, तो एंगल ए सी पी कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एन एंगल, नीचे वाला अगर हम देखें, दिस एंगल बी पी सी, तो ये भी कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का राइट एंगल बन रहा है। एंगल बी सी पी वो भी कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। क्लियर। ये बन गए हमारे, यहाँ से हमें एंगल्स की वैल्यू आ गई। नाउ अब हम एक ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ए सी पी, इस ट्रायंगल की जो ऊपर वाला जो आपको ट्रायंगल गिवन है, इस गिवन ट्रायंगल की अगर हम बात करेंगे, लेक्सिक डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं।
दिस इज योर डायग्राम। ये आपके पास पी पॉइंट था, दीज आर द टू टेंजेंट्स, ये आपकी दो टेंजेंट्स थी। यहाँ पर एक कोड थी, दिस इज अ पॉइंट ए, दिस इज अ पॉइंट बी, ये आपकी कोड थी यहाँ पर। नाउ यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ अ सर्कल था ओ। यहाँ से हमने क्या किया था, एक रेडियस ड्रॉ किया था, रेडियस, और हमने क्या किया था, इन दोनों को ज्वाइन किया था लाइक दिस इज अ पॉइंट सी, ऐसे ही हमने ड्रॉ किया। और पूरा का पूरा एंगल जो आपको गिवन था दिस इज 60 डिग्री, ऐसे गिवन था आपको 60 डिग्री। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, कैसे सॉल्व करेंगे, एंगल ए पी सी, अगर ये पूरा जो एंगल है ए पी बी को, पूरा एंगल था ये जो ए पी बी, उसको अगर एक लाइन जो ओ पी ने कट कर दिया, अगर 30 था, तो एंगल एंगल ए पी सी, एंगल ए पी सी पॉइंट है यहाँ पर, सी पॉइंट जो हमारी यहाँ पर कोड थी, तो एंगल ए पी सी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। सिमिलरली एंगल जो बी पी सी है वो भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। नेक्स्ट एंगल जो ए सी पी है, कितने डिग्री का आपको दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, तो एंगल ए सी पी, सी को सेंटर में रखा, इज इक्वल टू एंगल बी सी पी कितना हो गया, 90 डिग्री। नाउ हम एक ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल ए सी पी, ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करें, दिस ट्रायंगल ए सी पी, आप यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। सो एंगल ए पी सी प्लस एंगल ए सी पी प्लस एंगल पी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे किया हमने, इस तरह से हमने ट्राइंगल लिया। अगर आपको मैं अलग से ड्रॉ करके दिखाऊं, ये ऊपर वाला ट्राइंगल है, दिस ट्राइंगल, दिस इज अ पी, दिस इज अ ए, दिस इज सी। एंगल ए पी सी, एक बार पी को सेंटर में रखा, देन एंगल ए सी पी, एक बार हमने सी को सेंटर में रखा, देन एंगल पी ए सी, और एक बार हमने ए को कहाँ रखा, सेंटर में। नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज, ए पी सी एंगल की हमने वैल्यूज ऊपर रखे, 30 डिग्री फाइंड आउट की थी। एंगल ए सी पी कितना था, 90 डिग्री, प्लस ऑफ 90 डिग्री, प्लस ऑफ एंगल पी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 90 प्लस 30 कितना हो गया आपका, 120 डिग्री, प्लस ऑफ एंगल पी ए सी विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल पी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ऑफ 120 डिग्री, दैट इज एंगल पी ए सी भी कितना आ गया आपका, 60 डिग्री। अब एंगल जो पी ए सी है कितना आ गया, 60 डिग्री। अगर पी ए सी 60 डिग्री है, तो सिमिलरली अगर हम दूसरे ट्राइंगल की बात करें, दैट इज अ ट्राइंगल ए, दैट इज अ ट्राइंगल सी पी सी बी पी, इस ट्राइंगल की बात करें, तो ये जो ट्राइंगल कितना हो जाएगा, ए सी पी, पहले हमने ये वाला ट्राइंगल लिया, दिस इज ए सी पी, ए सी पी। नाउ ट्राइंगल इज बी सी पी, वी टेक अ ट्राइंगल बी सी पी। इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें, तो एंगल जो हमारा होगा पी बी सी, वो भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अगर ये वाला एंगल हमारा 30 का आ रहा है, तो दैट मीन्स ये वाला 60 का आ रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 का। तो तीनों के एंगल जो ट्राइंगल है, अगर हम ट्राइंगल देखें, तो ये आपका ट्राइंगल था पी, दिस इज अ ए, दिस इज अ पी, ये आपको पहले ही 60 डिग्री गिवन था, ये हमने अभी भी 60 फाइंड आउट किया, ये दोनों ट्राइंगल 60 फाइंड आउट किए। तो तीनों एंगल, तो ट्राइंगल है इसका, तीनों का जो तीनों एंगल्स है कितने हैं, सेम है, और हर एक एंगल 60 डिग्री का है। तो दैट मीन्स ये ट्राइंगल कैसा होगा, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल है ये, इक्विलेटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी। अब जो ए बी आपको जो गिवन है, उसकी आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है। बहुत ही ज़्यादा ईजी है ये। ए बी, ए बी का मतलब आपको फाइंड आउट करनी है, ये देखो दिस इज लाइन ए बी, अगर ये 8 है, ये भी आपकी 8 आपको गिवन है, तो ये भी कितनी होगी, 8 ही होगी। क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की हर एक साइड्स कितनी होती हैं, सेम होती हैं। तो दैट इज, सिंस हमें पता है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कैसा है, इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो दिस इंप्लाइज जितना हमारा ए पी इज इक्वल टू ए पी इज इक्वल टू बी पी इज इक्वल टू 8, दैट इज ए पी पी भी अगर 8 थे, तो ए भी कितना हो गया, 8 मीटर। So option number 1 is your correct option. But is if the perpendicular distance from the center to the circle to the chord AB is 3 centimeter. मीन्स अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको गिवन है, कहाँ से दिया गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेंटर ऑफ अ सर्कल, दिस इज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल, यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कहाँ तक, टू द कॉर्ड ए बी, दिस इज अ कॉर्ड ए बी, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक ओ सी की बात हो रही है। दैट मीन्स ओ सी की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 3 सेंटीमीटर गिवन है आपको, दिस इज अ 3 मीटर।
आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस। रेडियस मीन्स आपको आर फाइंड आउट करना है, दैट इज ओ ई की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। नाउ इसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ए सी ओ, ये ट्रायंगल की बात करेंगे, इन ट्रायंगल ए सी ओ, इस ट्रायंगल की हम बात करेंगे। Now we know that if a perpendicular drawn from a center of a circle to the chord, it bisects the chord. मीन्स अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, कहाँ से ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ अ सर्कल से कहाँ तक, कोड तक, तो वो क्या करेगा, कोड को क्या करेगा, बाइसेक्ट कर रहा है। ये देखो ओ से लेके सी तक, और ये सी पॉइंट क्या है, पूरे कोड जो ए बी जो कोड है उसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। नाउ इन ट्राइंगल ए सी ओ की अगर हम बात करें, ओ ए स्क्वेयर दैट इज हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस के सामने वाला परपेंडिकुलर, एंड दिस इज बेस यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस के थ्योरम हमें क्या करती है, हाइपोटेन्यूस स्क्वेयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर, मीन्स ओ ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर प्लस ओ सी स्क्वेयर। ओ ए स्क्वेयर की तो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज जो हमारा रेडियस है, ए सी स्क्वेयर। अब ए सी क्या है, जो पूरी लाइन जो ए बी थी उसकी आपको वैल्यू गिवन थी, हमने फाइंड आउट की थी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो ये भी कितनी आ गई थी, 8 आ गई थी। लेकिन एक जो पॉइंट है सी है, इस जो पूरी कोड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो दैट मीन्स जो ए बी पॉइंट है किसके बीच में, ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो ये कितना हो जाएगा, पूरा 8 था तो हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4। तो दैट मीन्स हमारे पास ए सी और बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो ए सी 4 और ओ सी आपको गिवन है, दैट इज अ 3 मीटर, सो 3 स्क्वेयर। 4 स्क्वेयर इज 16 प्लस 9, सो ओ ए स्क्वेयर कितना हो गया, 16 प्लस 9 25, दैट इज ओ ए कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 25। दैट इज ओ ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस ऑफ 5। लेकिन हम नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। सो दैट मीन्स हमारा आंसर क्या आ गया, 5। सो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट ऑप्शन। ये ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन। D part is find the distance between the center of a circle and vertex of the triangle P। आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि इसके बीच में सेंटर ऑफ अ सर्कल, नाउ दिस इज सेंटर ऑफ अ सर्कल, और जो आपका वर्टेक्स दिया गया ट्रायंगल पी, मीन्स आपको ये लेंथ जो फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। नाउ इसके लिए अगर हम देखें डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, तो आपकी हम यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं और यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। इतना एंगल तो आपने निकाला था पूरा 60 था, तो ये पूरा कितना हो गया टोटल की अगर हम बात करें, दिस इज 90। तो हमने इस तरह से अलग से हमने ड्रॉ कर लिया, 90 ओ ए 90 है, 90 के सामने वाला दिस इज हाइपोटेन्यूस, दिस इज अ परपेंडिकुलर एंड दिस इज अ बेस। जिसमें से आपको कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है, एपी आपको गिवन है, जो लेंथ की स्ट्रिंग थी दैट इज 8 सेंटीमीटर। ओपी आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि लेंथ ऑफ ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और आपको ओ ए अभी हम सेकंड जो इससे पहले जो हमने पार्ट किया है उसमें फाइंड आउट किया था, दैट इज 5। नाउ सी हियर इन right triangle OAP using Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Hypotenuse square that is OP square, perpendicular square that is OA square, base is AP square. OP क्या है, हम आपको OP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, OA square that is 5 square and OP square AP that is 8 square. So 25 प्लस 64 कितना हो गया, ये अंडर रूट ऑफ 89। सो अंडर रूट ऑफ 89 जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9.43 मीटर। सो 9.43 दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए पी बी। आपको फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है ट्रायंगल ए पी बी, मीन्स जो पूरा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल था, दिस इज योर इक्विलेटरल ट्रायंगल ए, ऐसे गिवन था, दिस इज ए बी इज क्वार्टर, दिस इज अ पी पॉइंट। आपको इस पूरे ट्रायंगल का क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। एज यू नो ट्रायंगल ए पी बी कैसा ट्रायंगल था, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, अंडर रूट 3/4 साइड स्क्वायर। और आपके पास सभी साइड्स कितनी आई थी, 8 आपने निकाली थी। सो अंडर रूट 3/4 8 स्क्वायर, that is under root 3/4 8 8 64, that is 16 के टेबल पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 के टेबल पे 4 1 4 4 1 4 4 6 24, that is 16 under root 3। so option number 4 is your correct option। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑन रियल नंबर्स। ये आपकी बुक का जो चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स, उसमें से केस स्टडी ली गई है। बुक सेलर,
अ बुक सेलर हैज़ अ 420 साइंस स्ट्रीम बुक्स। एक बुक सेलर है जो पुस्तक बेचने वाला है, उसके पास 422 किसकी बुक्स है, साइंस स्ट्रीम्स की जो बुक्स हैं, एंड 130 किसकी बुक्स है, आर्ट स्ट्रीम बुक्स. He wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the surface. जो बुक सेलर है उन्होंने स्टैक किया है बुक्स को, मीन्स इस तरफ से ढेर लगा एक के ऊपर एक, इस तरह से उसे रखा गया है कि वो कम से कम एरिया जो सरफेस का क्या ले वो ऑक्यूपाई करे, लीस्ट एरिया. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द नंबर हैज़ नो फैक्टर अदर देन वन एंड इटसेल्फ. ऐसा कौन सा नंबर है जिसका वन के अलावा कोई फैक्टर नहीं बनता. इफ अ नंबर हैज़ अ नो फैक्टर, नहीं बनता फैक्टर अदर देन वन और इटसेल्फ. सो व्हाट इज दैट नंबर. आपको पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय वन और इटसेल्फ. प्राइम नंबर ऐसे नंबर है जो किससे डिविजिबल होते हैं, वन और इटसेल्फ से. तो वही है यहाँ पर, ऐसा नंबर आपको चूज करना है जिसके वन और इटसेल्फ के अलावा कोई फैक्टर नहीं बनता. तो दैट मीन्स वो आपका क्या नंबर है, प्राइम नंबर. सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज योर राइट ऑप्शन. What is the maximum number of books that can be placed in each stack for this purpose. ज़्यादा से ज़्यादा हम एक स्टैक में कितनी बुक्स को हम रख सकते हैं. तो यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया मैक्सिमम नंबर. तो जब भी मैक्सिमम नंबर यहाँ पर आपका वर्ड आपको देखने को मिलेगा, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द HCF. आपको क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है. सो अब HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड. तो HCF किसका हम फाइंड आउट करेंगे, 420 तो हमारे पास साइंस स्ट्रीम्स की बुक्स है और 130 किसकी हैं, आर्ट स्ट्रीम्स की. दैट इज हमें किसका HCF निकालना है, 420 एंड 130. वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ 420 एंड 130. सो यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड, हम प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड से इसके क्या निकालेंगे, हम HCF फाइंड आउट करेंगे. नाउ उसके लिए हम सबसे पहले फैक्टर्स बनाएंगे 420 ऑन द टेबल ऑफ 2. जब भी आपको फैक्टर बनाने हैं हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से ही आपको हमेशा फैक्टर बनाने हैं. सो 2 to the 4, 2 1 the 2 0, 2 1 the 2, 2 5 the 10. अगेन कौन से टेबल पे जाएगा, 3 3 3 the 9, 3 5 the 15, then 5 5 7 the 35, then 7 1 the 7. So these are the factors of 420. Now we made the factors of 130. 130 के अब हम क्या बनाएंगे, फैक्टर्स बनाएंगे. ऑन द टेबल ऑफ 2, 2 6 the 12, 2 5 the 10, then on the table of 5, 5 1 the 5, 5 3 the 15, then on the table of 13, 13 1 the 30. So factors of 420, फैक्टर्स ऑफ 420 आपके पास क्या है, 2 into 2 into 3 into 5 into 7. दैट इज विच इज इक्वल टू 2 raised to the power 2 into 3 into 5 into 7. नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ 130, क्या आपके पास फैक्टर्स आए हैं, 2 into 5 into 13. नाउ HCF क्या होता है, व्हाट इज HCF. HCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स, कॉमन स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर्स. कॉमन फैक्टर्स हम फाइंड आउट करते हैं. कॉमन फैक्टर्स किसे, स्मॉलेस्ट पावर, और उनकी हमें स्मॉलेस्ट पावर देखनी होती है. यहाँ पर देखो कॉमन फैक्टर्स क्या है, 2 and 2. सो इनका HCF 2 में से जो सबसे छोटी पावर वाला कौन सा है, 2 raised to the power 1. सो 2 raised to the power 1. नेक्स्ट और कोई कॉमन आ रहा है, यस 5 इज कॉमन, और दोनों की पावर क्या आ रही है, सेम आ रही है. यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों की पावर क्या आ रही है, सेम आ रही है. हेयर इज सेम. सो यहाँ पर क्या आ गया, 5. सो 2 into 5 is equal to 10. ये हमारा क्या आ गया, HCF. सो ऑप्शन नंबर 1 इज आवर करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन. तो जब भी आपको HCF फाइंड आउट करना है, दैट इज स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर्स. हमेशा जो कॉमन फैक्टर्स हैं स्मॉलेस्ट, उनकी आपको स्मॉलेस्ट पावर लेनी है. रिमेंबर वन थिंग, आपको कॉमन फैक्टर्स की ही यहाँ पर स्मॉलेस्ट पावर लेनी है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सी पार्ट. सी पार्ट आपको क्या दिया गया है, विच कंसेप्ट मैथमेटिकल कंसेप्ट इज यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम. कौन सा मैथमेटिकल कंसेप्ट हम यूज करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल. क्या रियल नंबर्स में आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल्स रीड किया है, नहीं. एरिया ऑफ ट्रायंगल से तो हम कभी भी HCF LCM नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं, ये भी नहीं हम कर सकते. सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जब भी हम इनके फैक्टर्स बनाते हैं, अगर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टैक्स फाइंड आउट करने हैं, मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक्स फाइंड आउट करने हैं, तो दैट इज हम कौन से मेथड का यूज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. जैसे कि हमने अभी अभी इस क्वेश्चन में किया, कैसे सॉल्व किया, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज डी पार्ट.
इफ द बुक सेलर डबल द क्वांटिटी, अगर जो बुक सेलर है, जो पुस्तक बेचने वाला है, जो पुस्तक विक्रेता है आपका, अगर वो जो क्वांटिटी है बुक्स की क्वांटिटी को डबल कर दे, अगर वो बुक्स की क्वांटिटी को क्या कर दे, डबल कर दे, देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच टाइम, तो बुक्स जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स होंगी वो हर एक स्टैक में वो भी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। अगर क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स होंगी हर एक स्टैक में वो भी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज ही होंगी, ट्रिपल हो जाएंगी, नो, रिमेन सेम, सेम तो नहीं रहेंगी। अगर हम डबल करें तो ऑटोमेटिकली ये भी क्या होगी, डबल ही होगी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन स्ट्रीम्स। आपको क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है हर एक बुक स्ट्रीम्स का। और आपको कौन कौन सी बुक्स थी, साइंस स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम्स में आपके पास कितनी बुक्स थी, 420 साइंस स्ट्रीम्स की बुक्स थी। एक तो आपके पास साइंस स्ट्रीम्स की बुक कितनी थी, 420। एंड नेक्स्ट आपके पास थी आर्ट स्ट्रीम की जो बुक्स थी, आर्ट स्ट्रीम, उसमें कितनी बुक्स थी आपके पास, 130। ना उनका हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। दैट इज वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन अभी अभी हमने इनके फैक्टर्स बनाए थे 420 एंड 130 के, हम सेम एज इट इज यहाँ लिख लेते हैं। 420 के हमारे पास क्या फैक्टर्स आए थे, 2 into 2 into 3 into 5 into 7, that is 2 into 2 raised to the power 2, 2 टाइम्स अक्कर करा था, into 3 into 5 into 7, 2 raised to the power 2 into 3 into 5 into 7। और 130 के भी हमने फैक्टर्स मेड किए थे, क्या फैक्टर्स आए थे हमारे पास, 2 into 5 into 7, so factors of 132 into 5 into 30। now what is LCM, LCM क्या होता है, what is its definition, that is a product of greatest power, product of the greatest power of each factor involved in the number। आपको इसमें क्या देखनी होती है, ग्रेटेस्ट पावर, किसकी ग्रेटेस्ट पावर, हर एक फैक्टर की जो आपके अकर कर रहे हैं, और उनका क्या करना है, आपको प्रोडक्ट करना है। नाउ एलसीएम ऑफ 420 एंड 130। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर टू की जो ग्रेटेस्ट पावर कितनी है, 2 रेज़ टू द पावर 2, 3 कॉमन वंस नहीं देखते हैं इसमें, 3 के साथ कुछ नहीं है, दैट मीन्स 3 है। 5 की दोनों की पावर सेम है, 5, 7 into 7 into 13, so 2 into 2 is 4 into 3 5 the 15 into 7 into 13। नेक्स्ट इज 4 into 15, 7 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 91। ऑन मल्टीप्लाइंग ऑल दीज नंबर्स वी गेट 5460। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज आवर करेक्ट ऑप्शन। सो इन दिस वे वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगर आपको आता है HCF LCM फाइंड आउट करना, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, व्हाट इज HCF, HCF इज द स्मॉलेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। इसमें हम कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। और एलसीएम का मीनिंग क्या होता है, अभी आपको बताया, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर। इसमें ग्रेटेस्ट पावर हम देखते हैं ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स, ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। Case study based question number 6 is on probability of space। अ सर्कल विद डायमीटर 20 सेंटीमीटर, एक सर्कल गिवन है और उसका डायमीटर कितना है आपके पास गिवन है 20 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर में से पास होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डायामीटर, उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, लाइक दिस। इज ड्रॉन समवेयर ऑन अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर, एक सर्कल किसके ऊपर बनाया गया है, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है, और उसकी ये रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है, आपको दिख रहा है, दिस इज रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर हैविंग अ लेंथ 40 सेंटीमीटर, और उसकी लेंथ कितनी है, 40। रेक्टेंगुलर पीस है, इसका मतलब रेक्टेंगल की शेप है, रेक्टेंगल है, तो दैट मीन्स उसकी कुछ ना कुछ आपको लेंथ भी गिवन है और उसकी कुछ ना कुछ ब्रेथ भी होगी, जो आपको दोनों चीज़ें आपको गिवन है, लेंथ एंड ब्रेथ बोथ आर गिवन। लेंथ इज 20 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 30 सेंटीमीटर। दिस पेपर इज केप्ट हॉरिजॉन्टल ऑन टेबल टॉप, ये जो पेपर है उसको कहाँ रखा गया, टेबल के ऊपर रखा गया हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, इस टाइप से आपको दिख रहा है, हॉरिजॉन्टली इस टाइप से पेपर पड़ा हुआ है। एंड वर्टिकल की अगर हम बात करें तो ऐसे वर्टिकल लाइंस होती हैं। एंड वेरी स्मॉल साइज ऑफ डाई इज ड्रॉप्ड ऑन द रेक्टेंगुलर पेपर, और बहुत ही स्मॉल साइज की जो डाइस है उसके ऊपर रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर के ऊपर हमने क्या किया, थ्रो की है विदाउट सीइंग टुवर्ड इट। नाउ we solve these questions based on this।
राइट द इंटरवल इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज। आपको क्या करना है, राइट द इंटरवल, आपको इंटरवल बताना है कि जिसके बीच में प्रोबेबिलिटी इवेंट की लाई करती है। हमेशा आपको याद रखना है प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के किसके बीच में लाई करती है, 0 एंड 1। मीन्स 0 और 1 के बीच में क्या करती है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या करती है, लाई करती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज योर करेक्ट ऑप्शन। What is the probability of any impossible event? क्या probability है किसी impossible event की? Impossible event का meaning means possible ही नहीं है। Impossible event को अगर हम समझे no possibility, no possibility मतलब कुछ नहीं, कोई आंसर नहीं, no possibility, that means क्या होगी, जीरो। जब इवेंट ही पॉसिबल नहीं है तो उसकी हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज जीरो। इन टॉसिंग ऑफ अ डाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी नंबर। जब हम डाइस को थ्रो करते हैं, डाई को थ्रो करते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है गेटिंग एनी नंबर, कोई भी नंबर, किसी भी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी आएंगी जब हम एक डाइस को थ्रो करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितनी होंगी, 6, क्योंकि डाई के ऊपर 1 2 3 4 5 6 यही सैंपल स्पेस बनेगा डाई का, तो पॉसिबल आउटकम्स कितनी होगी, 6 होगी। उसके बाद क्या फेवरेबल कंडीशंस है, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग एनी नंबर ऑन डाई, एनी नंबर ऑन डाई। क्या फेवरेबल आउटकम्स रहेंगी कि कोई भी नंबर आपके डाई पे आ जाए, 6, कोई भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, मेरे हर एक की कितनी पॉसिबिलिटी है, 6 पॉसिबिलिटी है, दैट इज इक्वल टू 6। तो आपके पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी नंबर ऑन डाई किसके इक्वल हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स विच इज इक्वल टू 6/6 विच इज इक्वल टू 1। सो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट ऑप्शन। मीन्स आपके पास जो पॉसिबल आउटकम्स जो सैम्पल स्पेस में कितने आपके पास थे, 6 थे, तो पॉसिबल आउटकम्स तो कितनी होगी, 6। अब क्या फेवरेबल कंडीशंस हैं, क्या कंडीशंस हैं कि हर एक डाई मीन्स हर एक नंबर को आने के लिए कितने चांसेस मिलेंगे, 6 चांसेस है हर एक नंबर को आने के लिए। तो क्या हो गया हमारे पास, प्रोबेबिलिटी गेटिंग एनी नंबर ऑन डाइस इज 6/6 दैट इज इक्वल टू 1। next question is what is the probability of tossing die falls inside the circle। अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, डाई की। टॉसिंग अ डाई फॉल्स इनसाइड द सर्कल, अगर हम जो डाई को हमने टॉस किया है वो सर्कल के अंदर जाकर वो गिरे, ठीक है, फॉल्स इनसाइड द सर्कल। इस तरह से आपको दिया गया था, दिस इज एक रेक्टेंगल शेप का आपको दिया गया, दिस इज रेक्टेंगल 40 सेंटीमीटर एंड दिस इज 30 सेंटीमीटर। ये उसके बीच में आपको सर्कल गिवन था एज शोन इन अ फिगर, दिस इज अ डायमीटर कितना दिया गया था, 20 सेंटीमीटर। आपको पॉसिबिलिटी निकालनी है कि जो डाई हमने थ्रो की है वो सर्कल के अंदर जाकर वो फॉल की हो, गिरी हुई हो। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, रिमेनिंग पोर्शन निकालते हैं। एरिया क्या है इसका रेक्टेंगल का, पूरे जो रेक्टेंगल है इसका एरिया क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यही होता है। लेंथ कितनी है 40 एंड ब्रेथ कितनी है 30, दैट इज 1200 सेंटीमीटर स्क्वेयर। नेक्स्ट, अब इसका एरिया क्या है सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर, पाई। अब रेडियस कितना होता है, रेडियस हमेशा क्या होता है, डायमीटर का क्या हो जाता है, हाफ। डायमीटर का हाफ क्या होता है हमारा, रेडियस, तो दैट इज 20 का क्या हो जाएगा, हाफ, उसका स्क्वेयर। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 विच इज इक्वल टू 10 इंटू 10। इसको मल्टीप्लाई करेंगे सभी के सभी नंबर्स को, व्हाट यू गेट 2200/7 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये आपके पास क्या आ गया, एरिया ऑफ सर्कल। नाउ एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, अब इसमें से हमने क्या निकाला, पहले पूरे रेक्टेंगल का हमने एरिया निकाला, फिर सर्कल का एरिया निकाला, और जो बचा, जो इसके बाद जब अगर इसको हम निकाल देंगे तो कितना एरिया बच जाएगा, वो निकालेंगे, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ रेक्टेंगल, रिमेनिंग पार्ट ऑफ रेक्टेंगल। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल के बीच में क्या है, एक सर्कल भी है, दैट इज विच इज इक्वल टू पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से हम क्या करेंगे, सर्कल का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग। अब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 7 ही आएगा, दैट इज 8400 माइनस 2200 विच इज इक्वल टू, माइनस करेंगे व्हाट यू गेट 6200/7 सेंटीमीटर स्क्वेयर।
बट आपको क्या करना है, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है? दैट अ डाई फॉल्स इनसाइड द सर्कल। जो डाई है वो सर्कल के अंदर क्या होनी चाहिए? फॉल करनी चाहिए। क्या होगा हमारे पास? जो एरिया आया है हमारे पास सर्कल का, जो एरिया, क्योंकि सर्कल के बीच में फॉल होनी चाहिए, जो सर्कल एरिया, जो एरिया ऑफ सर्कल आपके पास आया था अपॉन 7, उसमें से हम क्या करेंगे? उसको किससे डिवाइड कर देंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल से क्या कर देंगे? हम डिवाइड कर देंगे। सो वी गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डाई फॉल्स इनसाइड अ सर्कल। क्योंकि कंडीशन हमें दी हुई है, स्पेशली मेंशन किया गया है कि जो आपकी डाई जो फॉल होनी चाहिए वो सर्कल के अंदर फॉल होनी चाहिए। नाउ अब हम इसको डिवाइड करेंगे, व्हाट वी गेट? 2200 अपॉन 8400, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी। ऑन द टेबल ऑफ 2, 2 4 द 8, 2 2 द 4 विच इज इक्वल टू 11/42। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज, what is the probability of tossing a die lands outside the circle? अभी हमने क्या निकाला कि प्रोबेबिलिटी निकाली डाइस की, जब कहाँ फॉल हो रही है? वो इनसाइड द सर्कल फॉल हो रही है। कहाँ पर? इनसाइड द सर्कल। लेकिन अब आपको क्या फाइंड आउट करनी है? आउटसाइड द सर्कल। तो आउटसाइड द सर्कल के लिए हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी दैट डाई फॉल्स आउटसाइड सर्कल, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे? 1 में से माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी डाई जो फॉल हुई है इनसाइड द सर्कल। अभी हमने इनसाइड वाली निकाली है, इनसाइड द सर्कल। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1 में से माइनस करते हैं हम, 1 माइनस 11/42, दैट इज हम एलसीएम लेंगे तो 42 आएगा। 42 माइनस 11 माइनस करेंगे, बट वी गेट 31/42। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? 31/42। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज आवर करेक्ट ऑप्शन। सो इन दिस वे वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपको याद रखना है यहाँ पर क्या था कि डाई को थ्रो, आपको दिखाना था कि डाई सर्कल के अंदर ही फॉल की है, तो लेकिन पूरा का पूरा रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल का एरिया तो हमने निकाल दिया, लेकिन जो सर्कल है वो भी किसके अंदर था? रेक्टेंगल के अंदर ही बना था। तो हमने क्या किया? पहले पूरा का पूरा रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट किया, फिर सर्कल का एरिया फाइंड आउट किया, और रिमेनिंग एरिया मीन्स रिमेनिंग एरिया, इस पोर्शन का हमने एरिया भी क्या किया? फाइंड आउट किया। क्लियर?